नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पत्रकार और पत्रकारिता को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिरा है, जिसके लिए पत्रकार समूह और पत्रकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीन स्तंभ हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का दर्जा पत्रकारिता को प्राप्त है। ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो तीनों स्तंभों पर निगरानी करने का काम पत्रकारिता का है, लेकिन आज के समय में पत्रकार इन तीनों स्तंभों की खामियों को प्रकाशित और प्रसारित करने के बजाय इनके पक्ष में ही कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरोकार मीडिया जन सरोकार के तहत एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर जनता से जुड़े मामले प्रसारित किए जाएंगे। इस प्रसारण के दौरान हम चाहते हैं जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। जिन मुद्दों को उठवाना चाहते हैं हमारे मीडिया चैनल द्वारा, तो अपने समाचार और उनकी सूचना वीडियो के मार्फत व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर प्रेषित करें। हम समाचारों को प्रसार जन जन तक करेंगे। आशा है कि आप सरोकार मीडिया के इस प्रोग्राम में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल के लिए एक चुनाव आदर्श आचार संहिता बनाता है और उसको देता भी है बुकलेट की शक्ल में कि इसको पढ़ो और इस हिसाब से आचरण करो। जी जी। लेकिन उसका उल्लंघन सारी पार्टियां और प्रत्याशी कमोबेश करते हैं। बिल्कुल। FIR भी होती है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन का ये दस्तावेज कागजी शेर मात्र है। देखिए, जिस तरीके से हमने रेगुलेटर की बात की, बैंकों का रेगुलेटर RBI और अलग अलग कंपनियों और सेक्टर का रेगुलेटर है, वैसे ही चुनाव का भारतीय राजनीति का एकमात्र रेगुलेटर यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लेकिन भाई सिराज भाई, जो असल समस्या है ना, वो पार्टी के अंदर की समस्या है। हम तमाम सुधारों की बात करते हैं, चुनाव में भी बहुत सुधार हुए, अभी और आगे होंगे। अभी 100% मतदान गारंटी का भी आने वाला है। अभी उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर के भी जनता को जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा, वह मामला भी जरूर आएगा। और काफ़ी चुनाव सुधार हुए भी हैं, लेकिन अभी अंदर खाने में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आचार संहिता का जहां भी दुरुपयोग होता है, सारे पार्टी के नेता सब इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलते हैं कि आपने उसके साथ पक्षपात किया, मेरे के साथ विपक्ष किया। मौजूदा मोदी सरकार इतनी बड़ी शातिर राजनीतिक मैनेजमेंट कर रही है कि संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें कि चुनाव आयोग है, देखिए CBI संवैधानिक संस्था नहीं है, न ही ऑटोनोमस है, वो डायरेक्ट PMO के कंट्रोल में है। तो वहां तो आप उनसे ईमानदारी की अपेक्षा रखिए ही मत। संविधान ये चुनाव आयोग CAG ये संवैधानिक संस्था है, यहाँ आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस संस्था का प्रमुख का कोई नेक्सस न बन जाए। चुनाव आयोग पार्टियों के अंदर के सुधारों के लिए दबाव नहीं डाल सकता। इस देश में एक बड़ा आंदोलन लाना होगा कि हर पार्टी के विदिन रिफॉर्म लाया जाए। सारी पार्टियां मठाधीशों की तरह चलाई जाती हैं। रीजनल पार्टियां तो फैमिली एंड लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी और कांग्रेस में भी, कांग्रेस भी एक परिवार की पार्टी है, एकदम ध्यान में रखिए। वहां पर शीर्ष नेतृत्व अगर नेहरू और कांग्रेस फैमिली का नहीं होगा, तमाम नेताओं की औकात दिखा दी जाएगी। अभी गुलाम नबी आजाद को देख लीजिए, इतना सीनियर और इतना काबिल लीडर, किस तरीके से उनको बगले में चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें आदर्श था अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में 5 सूत्री उनका एजेंडा था: आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, नैतिकता आधारित राजनीति, वंशवाद का विरोध और सुराज, जिसको वो रामराज का नाम देते थे, यानी गुड गवर्नेंस। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई है? भारतीय जनता पार्टी एक डिक्टेटर के जिम्मे चली गई है, जहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं और कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं। 2 मैन आर्मी और 1 मैन शो रह गया है। तो क्या कोई संस्था या कोई पार्टी या सरकार यह मान करके चलिए कि बिना डिक्टेटर के नहीं चल सकता? ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों ही चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो सकता है?
देखिए नहीं हो सकता है तो क्यों? देखिए ऐसा है कि जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की है, उसके साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी बात की है। और अभी आप कुछ देर पहले इंटरव्यू ले रहे थे तो आपने राज्यसभा का बहुत बढ़िया सवाल किया था। मैंने अपने किताब में कहा है कि राज्यसभा शुड बी ओनली फॉर नॉन पॉलिटिकल्स। जो आपने कहा है कि देश और समाज के जो जितने काबिल लोग हैं, जो राजनीतिक लाइन पर नहीं सोचते कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी है तो वो कांग्रेस के आदमी है, ये कम्युनिस्ट के आदमी है, वो केवल देश और व्यवस्था के आदमी है जो बेस्ट क्वालिटी थिंकिंग दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी गवर्नेंस दे सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं और तरीके बता सकते हैं। लेकिन वह भी पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में है, वो राज्यसभा भी। संविधान में अगर संशोधन लाना है तो वह भी पॉलिटिकल डोमेन से ही होगा। आप लाखों एक से एक बेहतर सुझाव दीजिए संविधान में लाने की, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कहा जाएगा कि प्रक्रिया यह है कि 2/3 बहुमत लेना होगा, 2/3 राज्यों का समर्थन लेना होगा, फलाना ठिकाना जो भी है। आपने अभी जो कहा कि 2 लोगों के जिम्मे आ गई है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, तो इसमें जो शातिर राजनेता हैं वो तमाम संस्थाओं को एक तरह से कमजोर करते हैं। जैसे मीडिया संवैधानिक संस्था नहीं है, मीडिया को बड़े आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है, कॉर्पोरेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनका नेक्सस होगा, इक्वेशन बनेगा और मारा जाता है उसमें पत्रकार जो खबरनवीस है, जो सहाफी है। और पत्रकारों के पास चूंकि केवल एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनकी नौकरी, उनकी आजीविका, उनकी सुरक्षा, उनका बीमा, इसको लेकर के कोई पत्रकार ही आंदोलन नहीं कर रहा है, ना संगठित हो रहा है, तो सरकार उनको क्यों देने जाए? अच्छा, मीडिया जो है उसकी भूमिका न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नजर रखने की है, एक तरह से निगरानी करके जनता को बताना है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वही मीडिया आज इन 3 संस्थानों के साथ मिलकर उनके कुकर्मों में शामिल हो गया है, तो देश का क्या हाल होगा? देखिए, ये बातें केवल हम भाषण के तौर पे बोलेंगे तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। हम कट टू कट क्यों नहीं बात करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका उसको नियुक्ति करती है, उसको चैम्बर देती है, उसको सैलरी देती है, और कार्यपालिका के खिलाफ न्यायपालिका डंडे करती है, और कार्यपालिका कहती है जी हजूर, नी लॉर्ड, जो आपका फरमान है हम पालन करेंगे। तो मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं होगा तो मीडिया की क्या चलेगी? केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा, जो कि कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद है, कॉर्पोरेट के लिए वो नारा है, पत्रकारों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। जनता को तो मीडिया की समानता चाहिए, सारे मीडिया के एक खबर चाहिए, सच्ची खबर चाहिए, खरी खबर चाहिए, और ये तब होगा कि जब उसे कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। लोकतंत्र की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मीडिया तभी पूरा करेगा अगर मीडिया को न्यायपालिका की तरह अगर दर्जा दे दें तो मीडिया हर तरह से सुरक्षित रहेगा। आज के दौर में कोई पत्रकार अगर ईमानदारी से सच्ची खबर निर्भीकता से दिखाता है तो उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है, कई राज्यों में ऐसा हुआ। तो ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या होना चाहिए? एक जज अगर सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो क्या जज को डर लगता है कि कल हमें जेल भेज दिया जाएगा? नहीं लगता है। तो मीडिया को इसलिए डर लगता है कि मीडिया के प्रोटेक्शन के लिए न संविधान न विधान, और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट जो उसका मालिक है वो सरकार से फोन आएगा और उसको फायरिंग कर दिया जाएगा। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। मीडिया को भी संवैधानिक रूप से दर्जा दिलाना पड़ेगा। अगर दुनिया के तमाम देशों में दर्जा नहीं है तो भारत उसको लेकर के पहल करे। और मीडिया जरूरत है समाज की, लोकतंत्र की, सच्ची खबरों की जरूरत है। और मीडिया भी अगर कहीं पर बकवास करता है तो वो बात का बतंगड़ बनाता है, छोटी सवालों को बियॉन्ड प्रोपोर्शन तिल का ताड़ बनाता है, और बड़े सवालों को भी छिपा के साइडलाइन कर देता है कि खबर छापने के लिए और खबर छिपाने के लिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी खबर जो है, कोई सेक्स स्कैंडल बनता है तो कोई अलग अलग तरह का कोई क्राइम सिंडिकेट बनता है। मीडिया पॉलिसी, मीडिया आयोग और मीडिया का संवैधानिक दर्जा, ये 3 चीज ले आएगी, बिल्कुल एक तरह से स्वर्ण युग आ जाएगा। अच्छा, भारत सरकार ने 2016 में न्यू प्रिंट मीडिया पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को इस तरह से फ्रेम किया गया कि लघु और मध्यम समाचार पत्रों की रीढ़ एक तरह से तोड़ दी गई और समाचार पत्र कुछ बड़े घरानों के हाथ में, उनके आधिपत्य में रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। चैनल के मामले में जो चैनल हैं आजकल वो ज़्यादातर जो है सरकार के फेवर में है। वो वजह है आर्थिक लाभ उठाना या सरकार के दबाव में, या जो
ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो उन उद्योगपतियों से ज़्यादा करीब हैं जिनके चैनल और पेपर हैं। तो ऐसी स्थिति में सच्ची, सही और सटीक खबरों को जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, और सोशल मीडिया जो कि मेहनत कर रहा है, करेज दिखा रहा है बहादुरी के साथ, उसको भी नियंत्रित करने का काम सरकार कर रही है। इसके लिए मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि मीडिया नीति, मीडिया आयोग और संवैधानिक दर्जा, जिसको लेकर के कोई मीडिया वाले भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज है, क्या है, उसके तहत वही नॉर्म्स बनेंगे जो आपने कहा कि निर्भीकता से दिखाने की बात। निर्भीकता से दिखाने में किसे मजा नहीं आएगा। मैं कोई चीज अच्छी बात, मोदी का अगर कोई गलत काम अगर मैं एक्सपोज करूंगा, पूरा देश हमें जानेगा, मुझे तो मजा आएगा, लेकिन हमें प्रोटेक्शन भी तो मिलना चाहिए, मुझे उसके लिए सबूत भी देना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने जो कानून बनाया था आरटीआई एक्ट 2005 में, उस कानून से बहुत सी चीजें जनता को मालूम होने लगी थी। जनता को एक तरह से लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार मिला था। उस हथियार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुतरा कर दिया है। अब तो सही से जवाब भी नहीं मिलते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी चीज के दो पक्ष होते हैं। कोई आपको आजादी, अधिकार मिलता है तो आप उसको दोनों तरह से दुरुपयोग करते हैं। अब जैसे कि एक आदमी अगर बड़ा दमखम वाला होता है तो वह आर्मी का मैन भी बनता है, कोई दूसरा टेररिस्ट बन जाता है, कोई अपराधी बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है। तो ऐसे ही जो मीडिया को लेकर के पहले हमने जो बात की, तो मीडिया की स्वतंत्रता थी, तो सब लोग अखबार, चैनल और रेडियो और तमाम लेके आ रहे थे। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो लोग मीडिया में थे वो लोग अगर कोई नया अखबार, पत्रिका, चैनल, वेबसाइट लेके आ रहे थे तो समझ में आ रहा था समाज के वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग आ रहे थे। पता चला कि उनका कोई और धंधा है, कोई और सरगना है, और वह भी मीडिया का एक आउटपुट लेकर के अपने को बचाते थे, तो वो इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कानून को इस चीज का अवलोकन करना चाहिए था। सरकार ने सारे छोटे लोगों की कमर तोड़ करके बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों के सामने घुटने टेक दिया, जबकि सरकार की ये नीति थी कि लघु और मझोले को ज्यादा विज्ञापन देंगे, उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन देंगे और देश में पूरी मीडिया की आजादी का एक बहुत बेहतर माहौल तैयार करेंगे। जो आपने जो दूसरा सवाल किया आरटीआई का, मेरा मानना है कि जब पूरे देश का सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, जहां पर देश के 25 लाख दफ्तरों में रोज कंप्लेंट और रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, रोज जनता दरबार लगेगा और सारी चीजें वेबसाइट पर और बिल्कुल ओपन होंगी, तो आरटीआई भी कोई झंझट का काम नहीं है, तो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। आप ज्यादा चालू हैं, ज्यादा तेज है, ज्यादा आपके पास समय है, तो आप जाते हैं दफ्तर में 10 रुपए का वो देते हैं और कहते हैं एक करप्ट आदमी से भी कि तुम अपने करप्शन का ब्यौरा दो, ये आरटीआई कानून है। वो तरीका उसका भी वो जानता है बचने का, लेकिन चूंकि कानून आ गया है तो वो इस तरीके से करता है कि आप परेशान हो जाए। लेकिन उसी में अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम चौपड़ी जैसी जो टीम थी, जो आरटीआई के एक्टिविस्ट के रूप में राजनेता बने और देश में कम से कम 50 या 60 लाख अब तक आरटीआई एप्लीकेशन दायर कर चुके हैं। मेरा मानना है कि उसमें भी दोनों पक्ष था। जो चालू पुर्जे लोग थे वो करप्शन को लेकर के लड़ाई भी करते थे, बेचारों की जानें भी गई हैं, उनकी हत्या भी की गई है और बहुत लोगों ने आरटीआई के जरिए ब्लैकमेल भी करने का काम किया। मेरा मानना है कि सिस्टम को इस तरीके से चाक चौबंद कर दो कि किसी को आरटीआई की जरूरत ही न पड़े, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसमें प्राइवेटाइजेशन की भी जरूरत है, वो वाला पीपीपी मॉडल, वो बैकडोर वाला नहीं, क्योंकि सरकारों पर नकेल कसे। मनमोहन सिंह की पॉलिसी ने गवर्नमेंट के कई करप्शन को दूर कर दिया कंपटीशन की वजह से। यह अध्ययन के विषय है, एक कोई एक्सपर्ट आदमी इसको समझ सकता है। तो आरटीआई बढ़िया कदम था, लेकिन मुझे लगता है कि आरटीआई का ज्यादा फायदा हम मीडिया के लोगों के लिए है। आम नागरिक सब इतने चालू पुर्जे नहीं होते हैं। कुछ पॉलिटिकल वर्कर वो थोड़े से एक्टिव होकर के ये काम करते हैं, वो ठीक है, उसके फायदे मिले हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम जो स्कैंडल जो ब्रेक हुए हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैंने अपने करप्शन की किताब में कहा है कि 8-9 तरीके हैं करप्शन दूर करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी का मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा कि दिल्ली मेट्रो में आप बिना टिकट के नहीं घुस सकते, और वहां पर दिल्ली मेट्रो में कोई टीटी आपसे रिश्वत कमाने के लिए नहीं होता। इंडियन रेलवे में ये दोनों चीजें होती हैं। इंडियन रेलवे का 80% रेवेन्यू वहां का भ्रष्ट टीटी लूट लेता है,
और जनता तंग तबाह होकर के सफर करती है। 1000 रुपये देते हैं तब भी बर्थ नहीं होता। जो आप प्राइवेट सेक्टर का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब ऑनलाइन आपको टिकट मिलेगा, ऑन डिमांड आप कहीं जा सकते हैं और 4 प्लेयर होंगे, उसमें सस्ता की प्रतियोगिता लगेगी कि वो 200 में मांगेगा, वो कहेगा हम 250 में ले जाएंगे, वो कहेगा हम 150 में ले जाएंगे, तो जनता को फायदा होगा ना। तो वो मॉड्यूल हमें रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का लाना पड़ेगा, जिसमें कि ट्रैक भी प्राइवेट बिछाएंगे और मुनाफे में शेयर करेंगे। सरकार अकेले वो 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर रेल ट्रैक नहीं बना सकती। प्राइवेट को बुलाइए और रेवेन्यू दीजिए। टाटा जैसी कंपनियों को बुलाइए जिनका एक तरह से इतिहास अच्छा रहा है, लेकिन वो नाम और चेहरा देख करके नहीं होता है। वो सब नियम कानून गाइडलाइन ऐसे बन जाता है, जो उसको फिट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा होता। अच्छा, आप पत्रकार भी हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि अर्णव गोस्वामी, रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह जैसे लोग जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई पत्रकार इनमें से टोटल मोदी जी और उनकी सरकार के पक्ष में बैठा हुआ है? तो कोई रवीश कुमार जैसे, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे, विनोद दुआ जैसे लोग पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में बैठे हुए हैं। क्या ये दोनों स्तर के पत्रकारों को पत्रकारिता के सिद्धांत और मानदंडों के अनुरूप सही कह सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मुझे लगता है कि जितने आपने प्रातः स्मरणीय और नामचीन पत्रकारों का नाम लिया, ये सब किसी न किसी खेमे में शामिल है, किसी न किसी गिरोह में शामिल है। मैं इस पर ऑलरेडी कार्यक्रम बना चुका हूं कि मीडिया में एक तरह से एक अंडरवर्ल्ड की तरह गैंग वॉर चल रहा है। एक गैंग के अर्णव गोस्वामी लीडर है, दूसरे गैंग के लीडर चाहे आप रवीश कुमार को माने या राजदीप को माने या प्रसून को माने, मुझे इन सारे पत्रकारों पर तरस आता है। पूछिए क्यों आता है? कहीं ना कहीं ये पत्रकार मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं मिले होने की वजह से, मीडिया को एक स्वतंत्र हैसियत नहीं मिलने होने की वजह से किसी न किसी खेमे की शरण लेते हैं और उस खेमे के मीडिया कॉर्पोरेट मालिकों के चमचे बनकर अपनी नौकरी बचाते हैं और अपना नाम, सम्मान और पैसे कमाते हैं। अगर वो सचमुच में जीवट के आत्म स्वाभिमान जिनका उनका प्रखर होता, तो वह केवल और केवल सच्चाई का वर्णन करते। वो अंध विरोध और अंध भक्ति दोनों से अपने को च्यूत करते। क्योंकि न्यायपालिका जिस तरीके से बीजेपी की ये जज है या कांग्रेस का जज है, आप नहीं कर सकते। ठीक है कि आप अंदर खाने में उसको भी मैनेज कर रहे हैं, जैसा कि इस सरकार में थोड़ा देखा गया है, लेकिन जब फैसले बिल्कुल उलट जाते हैं तब हम सुप्रीम कोर्ट का वाहवाही करते हैं। जब फैसले थोड़े सरकार के पक्ष में जाते हैं तो हम उन पर सवालिया निशान लगाते हैं। तो यह भी विश्लेषण की ईमानदारी नहीं कही जाएगी। मेरा कहना है कि अगर मीडिया का स्वतंत्र हैसियत होता तो रवीश कुमार की तरह अर्णव गोस्वामी को भी मोदी की आलोचना करने में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करता क्योंकि उसे अपना सम्मान मिल रहा होता है। तो पत्रकार जब एक जनमत बनाने के बजाय, जब किसी के एक तरह से निष्पक्ष बात कहने के बजाय, एक लोकतंत्र के वॉच डॉग होने के बजाय, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के बजाय, जब किसी के चीयर लीडर का काम करें, जब किसी की पक्षकारिता करें और यह कहें कि आइडियोलॉजी, तो माफ कीजिए, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो केवल पॉलिटिकल डोमेन के लिए होती है। मीडिया की आइडियोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी होती है। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बोरो करने की जरूरत नहीं है कि ये राष्ट्रवादी मीडिया है या धर्मनिरपेक्षतावादी मीडिया है। टोटल ये बोगस कमेंट है। मीडिया का अपना आदर्श होता है, अपनी विचारधारा होती है। वह विचारधारा है कि हर गलत को गलत कहना, हर सच को सच कहना, हर शोषण, हर अत्याचार, हर बलात्कार, हर दुराचार, हर कदाचार, हर भ्रष्टाचार, हर तिरस्कार के खिलाफ आवाज उठाना, वह मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी है। हर अन्याय, हर अत्याचार, हर तरीके के शोषण, हर तरीके के मजलूमों के समर्थन में बात कहना, जनता की पैरोकारी करना, गरीब और मजलूम जनता का पक्ष लेना, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना, ये मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों मीडिया अपने अपने टेक्नोलॉजी के मार्फत अलग अलग आरामदेह कोठरी में शामिल हो गया है।
और ऐसा नहीं है, सरकारें, सत्तारूढ़ दल मीडिया का हमेशा दुरुपयोग करती थी, और जो डिक्टेटर होता है वो हमेशा हर चीजों को अपने आप तय कर लेता है, हर चीज को चाहता है कंट्रोल करना, क्योंकि उसे फायदा होता है। एक सत्ताधारी दल को इससे कोई मतलब नहीं है कि एक मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करे। लेकिन मीडिया को, बड़े मीडिया को, तथाकथित बड़े मीडिया को, टीवी चैनल और बड़े घरानों को चुनौती दे रहा है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को भी नियंत्रित करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बड़े नेता जो हैं रुचि ले रहे हैं, इवन उनको एक तरह से नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया वर्सेस औपचारिक मीडिया का ये बहस है, मैं थोड़ा सा इससे अंतर रखता हूँ। हम लोग औपचारिक मीडिया के आदमी हैं। सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतंत्र बना दिया, मैं इससे सहमत हूँ कि आज हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। सब व्यक्ति के पास मंच है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ब्लॉग है या यूट्यूब अकाउंट है, अपनी वो बात कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सबको न्यायाधीश नहीं बना सकते, सबको पंच नहीं बना सकते, उसकी कुछ अर्हता होती है, कुछ उसकी योग्यता होती है, कुछ मानदंड होते हैं। सोशल मीडिया, अगर मीडिया का लोकतंत्र पनपाता है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने गैर जिम्मेवारवाद भी पैदा किया है, सनसनी भी पैदा किया है, झूठी खबरों का एक भयंकर कल्चर भी पैदा किया है। और याद रखिए, सोशल मीडिया का मौजूदा सरकार ने अपने पक्ष में ज्यादा उपयोग किया है। वहां पर स्वतंत्र चिंतकों की नहीं, भक्तों की भरमार है, और या तो फिर अंध विरोधियों की भरमार है। वहां पर आप YouTube के कार्यक्रम देखें, उनका टाइटल बिल्कुल कॉन्कॉक्टेड झूठा लगाया जाता है। कम से कम औपचारिक मीडिया में आप लगाएंगे तो आपको 10 जगह सवाल पूछा जाएगा। टेलीविजन मीडिया में उनका कोई रेगुलेटर ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल में हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे। जो आप रविशंकर प्रसाद के हवाले से बात कह रहे हैं, यह बात ठीक है कि हर पार्टियों का अपना स्वार्थ होता है, अपनी पब्लिसिटी लेना ज़्यादा वो चाहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने जो अभी सोशल मीडिया का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, उसको लेकर के जो पहल की गई है, ये और पहले लाना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया में रविशंकर प्रसाद जी की भारतीय जनता पार्टी और उनके सोशल मीडिया के हैंडल करने वाले लोग, मैं नाम लेके कह रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और ये संबित पात्रा और मिस्टर अजय मालवीय, जो सोशल मीडिया विंग के पूरे हेड हैं, वो चीजें ही ऐसी अपलोड हो रही हैं वहां से जो समाज में दुर्भावना, भाई भतीजावाद को जो दुर्भावना और सांप्रदायिक वातावरण, एक दूसरे में नफरत पैदा करने वाले हैशटैग जो है जारी होते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके बदले में, उनके जवाब में कांग्रेस भी उस तरह की चीजें डालती है। सोशल मीडिया में क्या प्रधानमंत्री को फेंकू कहना ठीक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्या सोशल मीडिया में एक बड़े नेता को, जो विपक्षी पार्टी का नेता है, उसको पप्पू कहना ठीक है? तो सोशल मीडिया तो गलत हरकतें भी कर रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ से हो रही हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पे आसीन व्यक्ति को अपशब्दों से इस्तेमाल करना, उसके प्रति गालियां देना, क्या ठीक है? या किसी मुस्लिम नेता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल जलूल कहना, उसमें तो नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, पब्लिक लीडरशिप का, पब्लिक इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब ही है कि आपको हर सच बात को सही परिप्रेक्ष्य में लाना होगा। रविशंकर प्रसाद ने जब वो ग्रेटा और क्रेटा और रेहाना का जब वो ट्वीट आया, तब उनके दिमाग में खलबली मची, और आज वो नीतिगत बातों की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें नीतिगत बातों की चर्चा पहले से ही करनी चाहिए थी। जो मैंने पहले ही कह दिया कि सोशल मीडिया का सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने अपने पक्ष में ज्यादा उपयोग किया है, जहां पर स्वतंत्र चिंतन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है, जहां पर हर सही को सही और हर गलत को गलत कहा जाए। और ऐसा नहीं है, और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अंध समर्थकों की भारी भीड़ है, तो उसके प्रत्युत्तर में अंध विरोधियों की भी भीड़ हो रही है। और यूट्यूब में आप प्रोग्राम खोले, नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी थी, और उसके कल होकर के यूट्यूब में हेडिंग था कि कल तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं, जीतन राम मांझी ने बगावत की और वो उससे मिलने जा रहे हैं। तो तमाम तरीके की गुमराह खबरें, जिस तरीके से आतंकवाद का मजहब नहीं होता, उसी तरीके से झूठ का भी कोई पार्टी नहीं होता। जो भी करे वो फंसे। तो ट्रूथ मस्ट बी ऑलवेज रिवील्ड, सत्य का हमेशा रहस्योद्घाटन होना चाहिए। और कोई भी अगर आप कानून बनाते हैं तो
तो वो कानून के लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होने चाहिए, यानी कि वो सब पर एक समान लागू हो। लेकिन जो चालाक राजनेता होता है वो बड़ी होशियारी से चीजों को अपने फेवर में यूज कर लेता है, और जो चीजें एक तरह से उसके कंट्रोल में नहीं होती है तो उसमें व्यवस्था का हवाला दे देता है। तो इसमें नियत पकड़ने की जरूरत है कि किसकी नियत में बदनियती है और किसमें सदनियती है। और इसी तरीके से रेगुलेशन की जरूरत है। सोशल मीडिया देश के जनमत निर्माण का काम नहीं कर सकता है। आज आप देख लीजिए, फेसबुक पर पोस्ट डालिए, जितने घटिया पोस्ट हैं, जितने उत्साहों भड़काऊं, उस पर ज्यादा आपको लाइक मिलेगा। यूट्यूब पर आप जितने ज्ञान के और अच्छे परिवर्तन लाने की बात करिए, उसमें आपको चाहने वालों की ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मीडिया ही ज्यादा बेहतर जनमत का निर्माण कर सकता है। और जो वो सनसनी मचाना, जैसे कि आपको नेता के रूप में सफल होना है, आप हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, तो दंगा भड़काने वाला भाषण दे दीजिए, आप रातों रात हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपको मीडिया चलाना है और रातों रात टीआरपी बढ़ाना है, तो आप अश्लील, न्यूडिटी, सेंसेशनलिज्म, क्राइम, बकवास, झूठ आप चीजों परोस दीजिए, तो लोग उस पर ताक लेंगे, देख लेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई रेगुलेशन की जरूरत है, नियमन की जरूरत है। अगर समाज का नियमन नहीं है तो सरकार में भी इसीलिए होती है कि हर चीज को नियमन करें। आजादी के नाम पर हम लोग बिल्कुल नियमन को एक तरह से तरजीह नहीं देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया में आजादी के नाम पर नियमन से मुक्त रखा जाना देश के लाखों पत्रकारों के आजीविका पर भारी संकट पैदा कर चुका है, और मीडिया को बिल्कुल झूठ, गुमराह और लोगों को एक तरह से उकसाने और भड़काने वाला एक माध्यम बना करके छोड़ चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं उन कलयुगी दौर से मुक्ति पानी होगी, चाहे वो मीडिया में हो, राजनीति में हो, गवर्नेंस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, समाज में हो, बॉलीवुड में हो, आर्ट एंड कल्चर में हो, सोशल वर्क में हो, और यहाँ तक कि अब तो गाँवों में भी लोग बड़े ही चालू किस्म के होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी वो नैतिकता भूलती जा रही है। कई चीजें नई पीढ़ी की अच्छी भी है तो कई चीजें खराब भी हैं। तो इसीलिए गुड सोसाइटी, गुड पॉलिटिक्स, गुड कल्चर, गुड रिलीजन, ये सारी चीजें बनाने की जरूरत है। अब जैसे कि फ्रांस में जो राज्य क्रांति आई तो नेशनलिज्म वहीं से आया। नेशनलिज्म किसी भी देश के लिए बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्यूडो नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप भारत माता की जय लगा रहे हो और अंदर में कोकेन आपके यहाँ पकड़ा जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि गौकसी पर रोक लगे और पता चला कि आप गौ तस्करी में शामिल है, तो ये स्यूडो नेशनलिज्म है। उसी तरीके से राज्य के लिए किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, सब आप मंदिर, अजान और नमाज सब घरों के अंदर करें। ना हम रोजा इफ्तार देंगे, ना होली मिलन करेंगे, ना दिवाली मिलन करेंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, कल्चर जो है सबके कल्चर को चाहा जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी पुरानी मस्जिदों को भी देखा जाएगा, मंदिरों को भी देखा जाएगा, टूरिज्म किया जाएगा। लेकिन धर्म एक पर्सनल मैटर है, सच्चा सेकुलरिज्म इसको कहते हैं। लेकिन स्यूडो सेकुलरिज्म चला देश में, तुष्टीकरण हुई, जातिवाद चला। जातिवाद तो इस भारतीय समाज की सबसे बड़ी कोड़ है, और हिंदुत्व के विनाश का एक तरह से सबसे बड़ा कारण ये छुआछूत और जातिवाद है, जिसको लेकर के हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोधा आरएसएस कोई काम नहीं करती है। वो ज्यादा से ज्यादा यूनाइट तो करती है कि सब धर्म संगठित है तो हम भी संगठित करेंगे, क्योंकि जातियों में बटा हुआ है। तो लेकिन आप उसको प्यूरिफाई करें, जैसे कि विवेकानंद ने, दयानंद ने, महात्मा गांधी ने तमाम गड़बड़ियां दूर की हिंदू धर्म की। आज भी लोग अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपने आप सुधार ला रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में चीजों को फुली डिफाइन करना होगा कि किसी पहचान की राजनीति के लिए जगह नहीं होगी। केवल और केवल गुड गवर्नेंस पैमाना बनेगा, सुशासन पैमाना बनेगा, और सुशासन में अच्छे लीडरशिप की नर्सरी कैसे बनाई जाए, मैंने इस किताब में जिक्र किया है। भारत के लोकतंत्र में अगर आपको नेता बनना है तो आपको या तो लोकपाल आंदोलन में जाना होगा, नहीं तो जेपी आंदोलन में जाना होगा, नहीं तो किसान आंदोलन में जाना होगा। आप देखिएगा लोकपाल आंदोलन से क्या निकला, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं हुआ, केजरीवाल और उनके गुर्गों के लोगों की राजनीतिक कैरियर बन गई। इस किसान आंदोलन में भी राकेश टिकैत को बार बार हाईलाइट करना, ये क्या मतलब बनता है? क्या राकेश टिकैत को कृषि अर्थव्यवस्था का एबीसीडी भी पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। भारत के किसानों के साथ घोर जुल्म हो रहा है। 15 करोड़ के 75 करोड़ आबादी औने पौने दाम में वो जीवन गुजार रहे हैं, और कानून ने उनको मौका दिया ये आवाज उठाने के लिए। अगर भाई कानून चला भी जाएगा तो किसानों की कोई बेहतरी थोड़ी ना हो जाएगी। किसानों
के कानून के जरिए तो ये सरकार एक्सपोज हुई है दूसरे तरीके से, और ये मांग प्रबल हो गई है और उसको लेने के देने पड़ गए हैं। और कहीं न कहीं विरोधियों को लगा है कि कॉर्पोरेट का जो इनका कमजोरी नस है वो नस पकड़ा जाए। लेकिन अगर ये ईमानदार होते तो ये बात सही है कि एमएसपी की दरों को मोदी सरकार ने पहले से बढ़ाया है, ये सच बात है। कांग्रेस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया है किसानों के लिए, सिवाय कर्जा माफी की, जो अर्थव्यवस्था खराब करता है, जो कि किसानों को परमानेंट फायदा नहीं देता है बल्कि उन्हें और आत्महत्या कराता है। बिजली माफी, कर्जा माफी, टोटल वाहियात चीजें हैं। केवल और केवल उनको बेहतर दाम दीजिए, सारे सामान को बाजार से खरीद लेंगे, उनको मुनाफा होना चाहिए। जिसको लेकर के अभी मैं नरेश टिकैत की जो बात कहा कि सरकारी फार्मों का आप खाता वही देख लीजिए कितने नुकसान में है, तो हम किसानों का नुकसान आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो इस वजह से हमें पूरे सिस्टम को संतुलित नजरिए से देखने की जरूरत है। इस सिस्टम में वैज्ञानिक तरीके से एक एक कमियों को ढूंढने की जरूरत है। हम जब विमर्श करते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो इमोशन में आ जाते हैं और अपने आइडियोलॉजी के दबाव में आ जाते हैं। सत्य का सही रहस्योद्घाटन नहीं होता है। इसीलिए गांधीवाद तमाम वादों पर ज्यादा हावी है, क्योंकि गांधीवाद का अपना कोई परमानेंट सिद्धांत नहीं है, वो सत्य की खोज करता है। जब सत्य जो आएगा उसकी हम पैरोकारी करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। अहिंसा की बात वो इसलिए करता है, हर व्यक्ति को अपना जान प्यारा होता है। कौन व्यक्ति चाहता है कि हम अपना हाथ काट लें और गला कटा दें? ये दुनिया में आया है, हर आदमी जीवन जीने आया है, न कि हिंसा में मरने और मारने के लिए आया है। तो उन्होंने अहिंसा की बात की, सच्चाई की बात की, और इसी वजह से गांधीवाद आज समूचे देश में फैल रहा है। जिस गांधीवाद का सबने विरोध किया, कट्टर हिंदूवादियों ने, मुस्लिमवादियों ने, दलितवादियों ने, अम्बेडकरवादियों ने, सारे वादियों ने विरोध किया। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा था कि आप अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, तो वो सोच करके कहा था कि आपने आजादी की लड़ाई के लिए पार्टी बनाई थी। सरकार में, लोकतंत्र में आप अकेला घर छकेला राज करेंगे तब तो आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। और इसी वजह से उन्हें एडवांटेज मिला और भारत के लोकतंत्र में इतनी कमजोरी आई, और उस कमजोरी से जब निजात मिली तो अब एक दूसरी कमजोरी आ रही है, जो कि एक डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की एक कमजोरी है कि व्यक्ति सोचता है कि जब तक हम डिक्टेटर नहीं होंगे, जब तक हम वन मैन नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं चलेंगी। ब्रिटेन में और अमेरिका में कोई डिक्टेटर नहीं होता है, और वहां की सिस्टम टोटल नीट क्लीन, चाक चौबंद और फैंटास्टिक वे में चलती है। ना वहां कोई धर्म का उपदेश देना है, न वहां कोई किसी का डिक्टेटरशिप करना है, न किसी के यहाँ दरबार लगाना है, न किसी की ठाकुर सुहाती करनी है, न पैसे का लेन देन है, न वहां कोई क्राइम करना है। सारी चीजें सिस्टम कंट्रोल्ड है। तो भारत के समाज को, सिस्टम को सुधारने की काफी गुंजाइशें बाकी हैं, और भारत के समाज, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के प्रशासन, भारत के कल्चर और भारत के तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग मॉड्यूल के आधार पर हम ठीक कर सकते हैं। और मैंने किताब में हर एक मॉडल का अलग अलग साइंटिफिक तरीका दिया है। भाषण नहीं दिया है, भाषण तो हजारों लोग देते हैं, उससे कोई समाधान नहीं निकलता है। नमस्कार।